पैरानीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। फूलों के बारे में सोचते ही क्या ख्याल आता है? सुंदर रंग, मनमोहक खुशबू, किसी को देने का एहसास, यही सब है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब सिर्फ एक बहुत ही चालाक विज्ञापन है? विज्ञापन? हाँ, एक बायोलॉजिकल बिलबोर्ड जो एक बहुत ही जरूरी मिशन के लिए तैयार किया गया है। आज हम उसी मिशन की कहानी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मिशन है भविष्य को सुनिश्चित करना। वाह! और इस मिशन का हीरो है एक बहुत छोटा लेकिन हैरान कर देने वाला सिपाही, पराग कण, यानी कि पॉलन ग्रेन। अच्छा, आज हम फूल की पंखुड़ियों के पीछे छिपी हुई उस हाईटेक फैक्ट्री में चलेंगे जहां ये सिपाही तैयार होते हैं और समझेंगे कि प्रकृति ने इन्हें इतना खास क्यों बनाया है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं लग रहा, ये तो एक डिजाइन और इंजीनियरिंग की कहानी है जो लाखों सालों से चल रही है। सही। हम सब जानते हैं कि इंसानों का फूलों से एक जज्बाती रिश्ता है। हाँ, वो तो है कि पंखुड़ियां और खुशबू, ये सब सिर्फ मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे परागणन को, मतलब पॉलिनेटर्स को अपनी ओर खींचने का एक तरीका है। तो ये सब दिखावा है एक तरह से, कह सकते हैं। आज हम उस हिस्से पर ध्यान देंगे जहां सारी असली कार्रवाई होती है, पौधे का नर प्रजनन अंग, जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियन, ये कई पुंकेसरों यानी स्टेमेन से मिलकर बना होता है। जब हम स्कूल में डायग्राम बनाते थे तो ये एक पतली सी डंडी लगती थी जिसके ऊपर एक छोटा सा कैप होता था। देखने में तो बहुत साधारण लगता है। देखने में साधारण है, लेकिन असल में ये पौधे की पूरी उत्पादन इकाई है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अच्छा, उस पतले डंठल को फिलामेंट कहते हैं और उसका काम है उस कैप यानी परागकोश या एंथर को हवा में सही जगह पर रखना। असली जादू तो उस परागकोश के अंदर होता है। तो जरा इस परागकोश के अंदर झांकते हैं। ये कोई खोखली थैली तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे काट कर देखें तो ये कोई साधारण थैली नहीं है। ज्यादातर पौधों में ये बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से? और हर हिस्से में 2 और थैलियां होती हैं। इसे तकनीकी भाषा में डाइथेकस कहते हैं। लेकिन सरल शब्दों में सोचें तो ये एक डबल बैरल बंदूक जैसा है जिसमें कुल 4 चेंबर हैं। 4 चेंबर एक इतने छोटे से परागकोश के अंदर? हाँ। और हर चेंबर का एक ही काम होगा, ज्यादा से ज्यादा परागकण बनाना। ठीक समझें। इन चारों कोनों में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जो आगे चलकर पराग थैली या पोलन सैक बन जाता है। ये प्रकृति की सबसे कुशल फैक्ट्रियों में से एक है जो हजारों की संख्या में उत्पादन करती है। ये तो कमाल है। अब मुझे इस फैक्ट्री की दीवारों के बारे में भी बताइए। इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या इंतजाम है? बहुत बढ़िया सवाल। ये फैक्ट्री कई परतों वाली दीवारों से सुरक्षित है। अच्छा, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम और मध्य परतें। ये सब सुरक्षा और संरचना का काम करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सबसे अंदर की दीवार, टैपिटम। टैपिटम, ये नाम कुछ खास लग रहा है। ये है भी बहुत खास। टैपिटम को आप इस फैक्ट्री की नर्सरी और कैफेटेरिया समझ सकती हैं। नर्सरी और कैफेटेरिया? हाँ, इसका इकलौता काम है अंदर विकसित हो रहे पराग कणों को लगातार पोषण देना। ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। इनके अंदर का साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है और अक्सर इनमें 1 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 1 से ज्यादा न्यूक्लियस? मतलब ये कोशिकाएं ओवरटाइम काम कर रही हैं? बिल्कुल। ताकि अंदर पल रहे नन्हे परागकणों को कोई कमी ना हो। ये तो किसी सुपरमॉम सेल जैसा लग रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं, ये पूरी तरह से विकासशील पराग कणों की सेवा में लगी रहती हैं। अब इस सुरक्षा और पोषण के घेरे के अंदर फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ होता है स्पोरोजेनस ऊतक। स्पोरोजेनस ऊतक? हाँ, ये एक जैसी कोशिकाओं का एक समूह है और इस ऊतक की हर एक कोशिका में एक पराग कण बनाने की क्षमता है। मतलब हर कोशिका एक संभावित हीरो है। तो ये कोशिकाएं परागकण बनती कैसे हैं? क्या कोई असेंबली लाइन है? हाँ, एक बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल असेंबली लाइन है। इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? हाँ, हर सक्षम कोशिका एक खास तरह के कोशिका विभाजन से गुजरती है जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में एक कोशिका से 4 माइक्रोस्पोर का एक समूह बनता है जिसे टेट्राड कहते हैं। 1 से 4? प्रकृति यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर उत्पादन के सिद्धांत पर काम कर रही है। बिल्कुल। और जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है और सूखता है, ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं
और पूरी तरह से विकसित पराग कणों में बदल जाती हैं। और फिर परागकोश एक निर्धारित तरीके से फटता है और ये हजारों लाखों कण हवा में या कीटों के इंतजार में आजाद हो जाते हैं। मिशन शुरू हो चुका होता है। तो अब हमारे पास वो अंतिम उत्पाद है, परागकण। हम सबने इसे देखा है, पीले पाउडर की तरह। लेकिन जब इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। हाँ, इनकी सतह पर गजब के डिजाइन होते हैं, कुछ कांटेदार, कुछ जालीदार, कुछ बिल्कुल अजीबोगरीब। हर प्रजाति का अपना एक अनोखा फिंगरप्रिंट। और ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये डिजाइन और संरचना उसके फंक्शन से जुड़ी है। अच्छा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी बाहरी दीवार, जिसे एक्साइन कहते हैं। ये एक ऐसे पदार्थ से बनी है जो किसी अजूबे से कम नहीं, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन सुनने में भारी भरकम लग रहा है। इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये आज तक ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है। सबसे प्रतिरोधी? हाँ, आप इसे प्रकृति का केवलार या गोर-टेक्स समझ सकती हैं। ये तेज तापमान को झेल सकता है, शक्तिशाली एसिड और क्षार का इस पर कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं होता? नहीं, आज तक दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा जा सका है जो स्पोरोपोलिनिन को नष्ट कर सके। एक मिनट, कोई एंजाइम इसे तोड़ नहीं सकता? मतलब ये बायोलॉजिकली लगभग अविनाशी है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमें लाखों साल पुराने जीवाश्मों में भी परागकण अच्छी हालत में मिल जाते हैं। ये तो प्रकृति का बनाया हुआ एक टाइम कैप्सूल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक जैविक कवच है। इसका मकसद है परागकण को उसके मुश्किल सफर के दौरान हर तरह के खतरे से बचाना। जैसे कि? चाहे वो सूखना हो, यूवी रेडिएशन हो या किसी जानवर का पाचन तंत्र। लेकिन इस अभेद्य कवच में एक डिजाइन किया हुआ कमजोर बिंदु भी होता है। एक कमजोर बिंदु? वो क्यों? क्योंकि परागकण को अपना काम भी तो करना है। इस एग्जाइन में कुछ जगहों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर? इन जगहों पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। यही वो एस्केप हैच है जहां से सही जगह पहुंचने पर पराग नली मतलब पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। अच्छा। इसके अंदर एक और पतली दीवार होती है, इंटाइन, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो ये एक डबल लेयर वाला सर्वाइवल कैप्सूल है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस कैप्सूल के अंदर कौन है? इसके मुसाफिर कौन है? इस कैप्सूल के अंदर दो मुसाफिर हैं। एक है कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, जो इस यात्रा के लिए लंच बॉक्स की तरह है। लंच बॉक्स? हाँ, ये बड़ी होती है और इसमें सारा खाना और ऊर्जा भरी होती है। और दूसरा असली वीआईपी है जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल। ये वो यात्री है जिसके पास अगली पीढ़ी का नक्शा यानी जेनेटिक कोड है। यही कोशिका आगे विभाजित होकर दो नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स बनाती है। वाह! तो मतलब ये छोटा सा कण अपने साथ अपना लंच बॉक्स और अगली पीढ़ी का ब्लूप्रिंट दोनों लेकर चलता है। बिल्कुल। ये तो किसी स्पेस प्रोब जैसा है जिसे एक अनजान दुनिया में एक बहुत ही खास मिशन पर भेजा जा रहा है। ये एक बेहतरीन उपमा है। ये एक पूरी तरह से तैयार आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें अगली पीढ़ी को शुरू करने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। चलिए अब इस स्पेस प्रोब के हमारी दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात करते हैं। ये सिर्फ पौधों के लिए ही तो जरूरी नहीं है। सही कहा। हम में से कई लोगों के लिए इन पराग कणों का आना मतलब छींकें, आंखों में पानी और सांस लेने में तकलीफ का मौसम है। हाँ, ये इसका एक नकारात्मक पहलू है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इन पराग कणों को एक खतरे के तौर पर देखता है और बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, जिससे एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं। भारत में इसका एक क्लासिक उदाहरण है पार्थीनियम या गाजर घास। ओहो, गाजर घास। हाँ, ये एक बिन बुलाया मेहमान था जो अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आया और आज ये पूरे देश में पॉलन एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। ये सोचना ही अजीब है कि ये सारी परेशानी एक पौधे की प्रजनन रणनीति का साइड इफेक्ट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। मैंने सुना है कि लोग पराग कणों को खाते भी हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पराग कण पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ। सब कुछ? हाँ, इसलिए पश्चिमी देशों में इनका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट के तौर पर करने का चलन बढ़ गया है। बाजार में इनकी गोलियां और सिरप मिलते हैं। अच्छा। ये दावे भी किए जाते हैं कि ये एथलीटों और रेस के घोड़ों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। तो एक तरफ एलर्जी और दूसरी तरफ सुपरफूड, ये तो कमाल का विरोधाभास है। बिल्कुल। एक और बात जो मुझे चकित करती है वो है इनकी जिंदगी। क्या ये सभी टाइम कैप्सूल एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ बहुत ज्यादा विविधता है। जैसे चावल और गेहूं के पराग कण जब एक बार पौधे से झड़ जाते हैं
तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर अपनी जीवन क्षमता मतलब वायबिलिटी खो देते हैं। सिर्फ 30 मिनट? हाँ, बस 30 मिनट। उनके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय होता है। रुकिए, सिर्फ 30 मिनट? प्रकृति ने एक इतना अविश्वसनीय, इतना मजबूत कैप्सूल बनाया और उसकी जिंदगी सिर्फ आधे घंटे की? ये तो बहुत बड़ी अक्षमता, इनएफिशिएंसी लगती है। नहीं, इतना कुछ बनाने के बाद इतनी छोटी सी जिंदगी, इसका क्या कारण हो सकता है? ये सवाल ही इस विषय को और दिलचस्प बनाता है। ये अक्षमता नहीं, बल्कि एक अलग रणनीति है। रणनीति? चावल और गेहूं हवा से परागण करते हैं, जहां करोड़ों की संख्या में परागकण छोड़े जाते हैं। यहाँ रणनीति मात्रा की है, गुणवत्ता या लंबी उम्र की नहीं। अच्छा। दूसरी तरफ गुलाब या आलू के परिवार के पौधों में जहां परागण कीटों द्वारा होता है और ज्यादा सटीक होता है, वहां परागकण महीनों तक जीवित रह सकते हैं। महीनों तक? हाँ, ये सब पौधे की जीवन शैली पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि इसी जानकारी का इस्तेमाल करके विज्ञान ने कुछ कमाल किया है ना? हाँ, बिल्कुल। अब जब हम जानते हैं कि पराग कणों को कैसे जीवित रखा जाए, तो हम उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। कैसे? हम बड़ी संख्या में प्रजातियों के पराग कणों को कई सालों तक तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर रख सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। -196 डिग्री। तो हम एक तरह से इन स्पेस प्रोब्स को हाइबरनेशन में डाल रहे हैं। ठीक कहा। और इस तकनीक से हम पॉलन बैंक बना रहे हैं, ठीक बीज बैंकों की तरह। पॉलन बैंक? ये हमारी कृषि और जैव विविधता को बचाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। हम भविष्य में फसल सुधार कार्यक्रमों के लिए इस जेनेटिक खजाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल हमें कहाँ ले आई? हमने खूबसूरत फूल के विज्ञापन से शुरुआत की, उसकी हाईटेक फैक्ट्री के अंदर गए और वहां से निकले एक नन्हे, लगभग अविनाशी सर्वाइवल कैप्सूल की कहानी के साथ। ये सिर्फ सुंदरता नहीं, ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में से एक है। सही कहा। हर फूल विकास की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, और परागकण उसका एक बहुत ही लचीला और मजबूत संदेशवाहक है, जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए डिजाइन किया गया। वो क्या है? अपनी प्रजाति के भविष्य को किसी भी कीमत पर सुरक्षित करना। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में सबसे छोटी दिखने वाली चीजों में भी कितनी जटिलता और कितना गहरा उद्देश्य छुपा हो सकता है।